आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? हाँ, देखिए तो क्या करें, क्या मैं भी चल सकता हूँ या? तो ये सब प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसे वाक्यों के बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। फिर है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, विस्मय, आश्चर्य, विस्मय भी आश्चर्य को ही कहते हैं। आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को प्रयुक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में अ, विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अब इसके एक दो उदाहरण हम आपको बताएंगे। जैसे अरे तुम कब आए, अरे के बाद भी लगता है। संबोधन में भी लगता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने, कारक चिन्ह में पढ़ा था। संबोधन के बाद भी अ, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो अरे तुम कब आए, अरे आश्चर्य भी प्रकट हो रहा है, अरे किसी को संबोधन करने के लिए भी हो रहा है। तो ठीक है, हाय मैं तो लुट गया। महेश झूठ मत बोलो, यहाँ पे वो चीज है, महेश झूठ मत बोलो, महेश के बाद विस्मयादि बोधक लगा है। सुमन अपना काम करो, सुमन के बाद विस्मयादि बोधक लगा है। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो किसी की, मतलब किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो उसके दीर्घायु हो, उसके बाद में विराम, कई तरीके से लगता है। उफ मेरे सर में बहुत दर्द है, उफ के बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है। योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह, जिसको हम माइनस या हाइफन भी कहते हैं, माइनस के रूप में उसका लिखा रहता है। दो शब्दों को जोड़ने या अलग अलग करने का कार्य योजक चिन्ह से पूरा किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, धीरे धीरे, चलते चलते, तुम सा। जब तुलना होती है तो भी सा का प्रयोग होता है, ये हमने पहले भी तुम्हें बताया था। लक्ष्मण सा, लक्ष्मण डैश, मतलब योजक चिन्ह सा। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। यह एक तरीके से रिवीजन ही 7 में भी पढ़ाया गया है। फिर है निर्देशक उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह तो बहुत बार तुम लोग को बताया है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह में एक कॉमा लगा दिया जाता है, किसी चीज को कॉमा के अंदर बंद कर दिया जाता है, किसी भी शब्द को या किसी भी नाम को। और दोहरा उद्धरण चिन्ह में दो दो कॉमा से बंद शुरू किया जाता है, दो कॉमा पे ही बंद किया जाता है। कि इकहरा एक एकल उद्धरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह को लगाने कहाँ कहाँ लगता है ये देखो। किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम, उपनाम क्या होता है, जो बाद में लगता है, छोटा सा नाम, अथवा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिछली बार बताया भी था कि किसी हम रामचरितमानस लिख रहे हैं वाक्य के बीच में, तो उसमें इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, या एक इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उनका उपनाम है, इसलिए निराला के बाद उद्धरण चिन्ह लगा है, एकल उद्धरण चिन्ह। फिर गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान एक पुस्तक का नाम है, इसलिए यहाँ पे इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या एकल उद्धरण चिन्ह में रखा गया है। अब आते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ पे लगता है? जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताना हो या लिखना हो, तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी ने, इसका उदाहरण है, एक वाक्य में बताते हैं। पिताजी ने कहा मैं कल मुंबई जाऊंगा। यहाँ पे हम लिख के बताते हैं, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा, हम यहाँ लिख दे। पिताजी ने कहा कि मैं 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 जो है पिताजी की कही हुई बात का जो मतलब है, इसलिए कि मैं कल, मैं से शुरू होगा दोनों उदाहरण चिन्ह, मैं कल जाऊंगा। जाऊंगा, तो यहाँ पे बात का मतलब है कि बात कोई विराम लगेगा, उसके बाद दो उदाहरण चिन्ह बंद, बंद मुंबई कुछ, मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो ये पिताजी की कथन को ज्यों का त्यों यहाँ रखा गया है। इसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच वाला है, तो ये इस तरीके से करते हैं।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा, दूसरा उदाहरण है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जितने भी लोगों के कहे हुए कथन हैं, स्लोगन है, वो सब दोहरा उद्धरण चिन्ह में रखे जाते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी रखा जाएगा। जैसे सदा सत्य बोलो, इसको भी अगर कहीं लिखा है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह में रखा जाएगा। विवरण चिन्ह, ये देखो सबसे नीचे है विवरण चिन्ह, इस तरीके से दो बिंदु रहती है, एक लंबी लाइन रहती है। ये भी हमारे भाषा में बहुत जगह प्रयोग होता है, तो इसको भी देख लेते हैं, लेकिन शायद तुम्हारे किताब में नहीं, फिर भी तो जानना चाहिए, हिंदी भाषा को पढ़ रहे हो आप। वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया कि वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना या निर्देश आदि देना होता है तो निर्देश विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर तुम लिखो, इसको कहाँ प्रयोग करना है, इसका जैसे का उदाहरण भी हम बता रहे हैं। भाषा के, मान लो भाषा के दो, इसके बाद विवरण चिन्ह लगाओ। का प्रयोग होता है। चलो, ये हो गया। अब हमने सौंदर्य को अनम्यूट किया है। सौंदर्य, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? यस मैम। तो आप बुक में से वो वाला क्वेश्चन पढ़ो जो मैंने तुम्हें करवा छोड़ा हुआ था, उसमें बताएं क्या करना है। जो एक अनेक अनेक शब्दों, नहीं, अनेकार्थी शब्द था, अनेकार्थी शब्द हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो वाला बताओ, हम तुम्हें बता देते हैं। जो बच्चे हैं कम से कम वो लाभान्वित हो जाएंगे, कम बच्चे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे आप? इसको यस ऐसे कर मैम। देते हैं। हाँ, बोलो। ये निशान रूलर। जहाँ जिस पन्ने में है, ये वो क्वेश्चन पूरा कर लेना है आप लोग। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलेंगे। मैम 8 वाला नीचे दिए गए वाक्य को। हार, हार का मतलब एक माला, और हार का मतलब कौन सा थे हम लोग, और हार का मतलब हार जाना, हार क्रिया। और क्या हमने बोला था, वहीं से शुरू करो, देखो कहाँ पे छोड़ा था, 8 या 7 पे ही छोड़ा था। वो एक पैराग्राफ था जिसमें हम लोगों को पढ़ना था, उसके बाद उसमें आंसर देने था, वो हो गया। मैम क्वेश्चन नंबर 8 वाला। अरे कुछ बोलोगी उसमें से क्या है? मैम क्वेश्चन नंबर 8 ये है, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, ये तो पाठ अगले पाठ का है। ये क्या है, इसमें क्या बताया गया, क्या पूछा गया, कुछ क्वेश्चन तो बताओ। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्ह का पहचानिए और उनके नाम बताइए। हाँ, हमने हाँ, तो उसमें पूर्ण विराम है, और हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, तो पूर्ण विराम तो है, यस मैम। पूर्ण विराम लगा लो। और हम लोग ये तो तुम विराम चिन्ह और पढ़ो और बोलो। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो उसमें चिन्ह लगे होंगे। ये वाला पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रही है, ये तो अपने आप लगा लेना, हम तुम्हें भेज देंगे, इसका आंसर भी है मेरे पास। कुछ और पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, पीछे चलो थोड़ा। और तो आज पीछे। क्लास में पढ़ा, जो क्लास में पढ़ा रहे थे वो जो बच्चा था वो कर। नहीं तो फिर कुछ और हम और पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही क्या? इतना समय नहीं है ऑनलाइन क्लास में बेटा।
क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया वाला नहीं चल रहा था? ध्यान है? जी हाँ। आज तुम लोग को बता देते हैं अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का भी एक वो होता है, तुम्हारे सिलेबस में भी है। कई बार कक्षा में मौका नहीं मिलता है, आज अच्छा मौका है, पढ़ता देते हैं। बहुत लोग प्राय अशुद्ध वाक्य बोलते हैं और अशुद्ध ही लिखते हैं। इसका कारण यह है कि इन लोगों को व्याकरण का सही जानकारी नहीं होती, व्याकरण का सही ज्ञान नहीं है। वास्तव में भाषा के नियमों से हटकर जो भी वाक्य बोले या लिखे जाते हैं वे अशुद्ध हो जाते हैं। बच्चे इन अशुद्धियों को धीरे धीरे अभ्यास से दूर कर सकते हैं। नीचे कुछ अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध उनके शुद्ध रूपों के उदाहरण दिए गए, मतलब अशुद्ध वाक्य दिए, उसके शुद्ध करके भी दिया गया है। पहले हम बोलेंगे, आप लोग उसको मैम ये शुद्ध। पढ़ा, कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है, जिसकी आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना चाहता है। दिए गए संकेतों को आधार पर आदर्श प्रेरक व्यक्ति पर 80 या 100 वर्ड हाँ, मिलन से। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तुम्हारी बुक में, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है शायद, कि हम लोग अपने जीवन में किसी को आदर्श मानते हैं, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने टीचर को, अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिश्ते बड़े बहन भाई या किसी को भी एक आदर्श मानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये मेरे दिल में मतलब इसके लिए बहुत जगह है और मुझे देखकर आदर का भाव पैदा होता है। आदर्श का मतलब जब हम उसे अच्छा मानते हैं तो आदर का भाव मन में पैदा होता है और हम उसके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो कहने यहाँ पे ये बताया गया है कि तुम अपने जीवन में जिसे अपना आदर्श मानते हो, जिसे अपना सबसे बड़ा मानते हो, ये सपना देखते हो कि मैं भी ऐसा ही बनूं, तो वैसे व्यक्ति को हम आदर्श व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उसका चरित्र बहुत अच्छा है, उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उसका बोलने का ढंग अच्छा है। इस तरीके से जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमको अच्छे लगते हैं या सबको अच्छे लगते हैं, लोकप्रिय होते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अपना आदर्श बना लेते हैं और सोचते हैं कभी मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसा ही बनूंगा, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। तो वैसे लोगों को, वैसा ही एक प्रश्न है कि तुम्हें अपने आदर्श पुरुष के बारे में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने अपने मन से अलग अलग भी लिखते हैं। चाहो तो तुम लोग महात्मा गांधी के बारे में लिख लो, उनके जीवन को उठाओ और उनके बारे में लिखो कि कैसे उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया, कैसा उनका जीवन था, क्यों तुम उन्हें पसंद करते हो। या फिर तुम अपने किसी अपने टीचर के बारे में लिख सकते हो, जो टीचर तुम्हें अभी तक, अभी इतने बड़े हो गए हो, कोई टीचर तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, उसका ढंग पढ़ाने का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हो, या उसकी कोई भी एक बात या कई बातें तुम्हें बहुत पसंद हो, उसका कपड़े पहनने का ढंग, उसका बातचीत करने का ढंग, उसके कार्य, वो क्या काम करता है दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने जीवन में उसे, अपने जीवन को उसने कैसे संवारा, दूसरे के जीवन में वो क्या फायदा फायदा पहुंचा रहा है, या कैसे वो दूसरों के लिए लाभकारी है। ये सब बातें जब हम किसी व्यक्ति में देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम भी वैसे ही बने, और ऐसे व्यक्ति को हम आदर्श व्यक्ति कहते हैं। तुम्हारे किताब में एक पाठ है कल्पना चावला के ऊपर, नाम तो उसका कुछ और है, लेकिन कल्पना चावला जो पाठ है उसमें से भी तुम अपनी, जो लड़कियां हैं वो अपना प्रेरक आदर्श, महिला को भी तो आदर्श हो सकती है, इंदिरा गांधी किसी के आदर्श होती हैं, हो सकती हैं, कोई भी टीचर तुम्हारा आदर्श हो सकता है, तो उसके गुणों के बारे में वर्णन करते हो, तुम्हें उसके गुणों को वर्णन करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है, जैसे निबंध लिखते हो उस तरीके से। उसके लिए कुछ चीजें भी दी गई। क्या क्या दिया गया है? व्यक्तित्व दिया, क्या दिया? व्यक्तित्व, सौंदर्य, उसका पहला हेडिंग क्या है? प्रस व्यक्तित्व। मैम ये संकेत बिंदु। हाँ, संकेत बिंदु में क्या दिया है? और जैसे वो प्रस्तावना, आदर्श व्यक्ति का नाम, आचरण व हाँ, व्यवहार। प्रस्तावना में मतलब लिखोगे, प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालना है,
लेकिन प्रस्तावना में तुम ये लिखोगे कि तुम किस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो, क्या उसके अंदर खूबियां हैं, ये सब लिखोगे। क्यों मानते हो, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारे टीचर है, तुम्हारे कोई पहले के टीचर हैं, या तुम्हारे कोई दादा हैं, या तुम्हारे कोई नेता भी हो सकते हैं। कोई नेता जो इतने सारे नेता या अभिनेता है, अभिनेता को तो नहीं लिखना। नेता जो अच्छे अच्छे काम किए, महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, तो पहले उनके लिख देना कि तुम किसको पसंद करते हो, उनका नाम लिखना। फिर दूसरा हेडिंग क्या है, संकेत बिंदु क्या है? आ, ये है आदर्श व्यक्ति का नाम। नाम के बाद क्या है, पहले तो लिखोगे आदर्श व्यक्ति, मतलब प्रस्तावना में लिखोगे क्या आदर्श होता है। जो हमने भी जितनी बातें बोली कि आदर्श हम किसे कहते हैं, जो लोग लोकप्रिय होते हैं, अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं और सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, वही व्यक्ति आदर्श होता है। ऐसे काम करते हैं जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, वो व्यक्ति आदर्श होता है। तो पहले में तो प्रस्तावना में नहीं लिख देना है, दूसरे में लिखना है उनका नाम जिन्हें तुम पसंद करते हो, और क्यों पसंद करते हो ये थोड़ा सा लिख देना। फिर तीसरा क्या है? मैम तीसरा आचरण व व्यवहार। हाँ, तो आचरण व व्यवहार, उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, मतलब उसका व्यवहार कैसा है, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है, कैसे वो व्यवहार करता है, कैसे वो अपना काम करता है, कैसे वो समाज के साथ सामंजस्य बैठाता है, जहां वो काम करता है वो कैसे उसका, वहाँ कैसे वो किस लिए वो सफल है, क्यों लोग उसको वहां के पसंद कर रहे हैं, वो सब बातें ऐसे वो उसके सारे गुण लिख देते हैं। उसके चरित्र जैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसका चाल ढाल कैसी है, उसका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, ये सब आ जाएगा आचरण और व्यवहार। तीसरा पॉइंट क्या है? मैम तीसरा है चौथा उपलब्धियां। होगा, है उपलब्धियां। अब तुम लिखोगे उपलब्धियों के बारे में, जैसे अगर तुम कल्पना चावला के बारे में लिखते हो, महात्मा इंदिरा गांधी के बारे में लिखते हो, तो तुम उनके बारे में, उनका सामाजिक जीवन को और राजनीतिक जीवन को देखोगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया, बचपन से लेके बड़े होने तक उन्होंने क्या क्या काम किया, क्यों उन्हें आज भी याद किया जाता है, उनके कार्य कितने महत्वपूर्ण थे, क्या क्या कार्य किए, फिर उनके पास क्यों महत्वपूर्ण थे, उन्हें क्या क्या इनाम मिले, उन्हें लोगों ने कब कब सम्मानित किया, उन्हें किस किस नाम से, नाम भी तो लोगों को बदल जाता है। जैसे हम लोग इंदिरा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, या लौह पुरुष कहा गया, तो ऐसा क्या उनके साथ उनकी खूबी थी कि उन्हें लोगों ने ऐसे नाम दे दिए। तो ये सब लिखना है उसमें। उसके बाद क्या है पॉइंट? सौंदर्य, अगला पॉइंट क्या है? मैम उपसंहार। उपसंहार। उपसंहार माने होता है, मतलब किसी भी चीज को अंतिम संक्षेप में लिखना, कि क्या पूरे का सार लिखना छोटा सा। तो आप यही लिखोगे कि हर व्यक्ति का जीवन जो है, अ, हर व्यक्ति अपना जीवन में जन्म लेता है और मृत्यु तक का समय व्यतीत करता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि लोगों के दिलों में छाप छोड़ देते हैं। किसी के बारे में तुम लिख रहे हो, क्योंकि उसी लिए तो वो प्यारा है सबको, क्योंकि वो अलग है, लोगों के लिए कुछ काम करता है, या फिर कुछ खूबियां हैं उसके अंदर। तो वो यही चीज लिखोगे कि आदर्श वो बन रहा क्यों, आखिरकार हम उसे आदर्श क्यों मानते हैं, या बहुत सारे लोग उसे आदर्श क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो उसे दूसरों से भिन्न करती हैं, दूसरों से अलग कर देती हैं। तो यही चीजें आपको लास्ट पैराग्राफ में लिख देनी, और इस तरीके से कंक्लूजन, ये उपसंहार को इंग्लिश में हम कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष जिसे कहा जाता है, तो वो चीज आपको उपसंहार में लिखनी है। और हम भी ऐसे बने, हमारा जीवन भी अपने बारे में लिख सकते हो कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं दूसरों के लिए आदर्श हो जाऊं। मैं जीवन ऐसा जीना चाहता हूँ कि मेरा जीवन भी किसी के लिए आदर्श हो। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा बनूंगा या बनूंगी। चलिए, ये तो खत्म हो गया, सबको समझ में आया कैसे लिखोगे? अपने टीचर, अपने किसी नेता, या जो तुम पसंदीदा व्यक्तित्व है उसके बारे में तुम लिखना। वैसे हम इसका, हमने देखा है, उसको भेज देंगे तुम्हें हम, व्हाट्सएप पे भेज देंगे आज ही, नोट कर सकते हो। सौंदर्य, अगला पन्ना पलटो, फिर तो नया पेज, नया लेसन आ गया होगा। यस मैम। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ दो एक एक करके, उसमें क्वेश्चन क्या है, नीचे को क्वेश्चन देखो, उसमें वो है तत्सम उनमें और तत्व वाला है। क्या है?
उन- उनने ओहो उनने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? उसने उसने आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? इसमें मोटा काला छपा हुआ शब्द कौन कौन है, बोलो। दोष और आश्चर्य। दुख और आश्चर्य और दोष। ठीक है, दूसरा वाक्य बोलिए। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। इसमें मोटा काला छपा हुआ शब्द क्या है? मैम कर्मों। कर्म। कर्मों कर्मों। चलो अगला वाक्य पढ़ो, जोर से पढ़ो। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। इसमें कौन सा शब्द है? मैम आंखों। आंखों। नेक्स्ट। और वाक्य पढ़ो, एक और होगा शायद, मुझे लगता है दो और होंगे, पांच होती। यस मैम। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था, उसमें एक मोटा काला छपा हुआ शब्द कौन सा है? मैम गांव। नेक्स्ट। अगला वाक्य पढ़ा जाए। दरबारी शाह के कान भरने लगे। इसमें कौन सा है मोटा काला छपा हुआ शब्द? मैम कान। कान। यस मैम। यस, चलो। मैम आगे नहीं है, अब दूसरा। अब इन अब वाक्यों में क्वेश्चन मोटे पढ़ो। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों की दी गई श्रेणियों में विभाजित करने लिखे करके लिखिए। तस्मय। क्या क्या श्रेणी, क्या क्या है, किस किस में लिखना है? श्रेणियों अरे वो के श्रेणी क्या विभाज। है, उन श्रेणी, कौन सी श्रेणियां हैं? हम समझ गए, आगे तत्सम। बोलो। तत्सम तत्भाव। तत्सम तद्भव। अब यहाँ तत्सम देखो, तत्सम है दोष, आश्चर्य और कर्म। तद्भव है आंख, आंखों, गांव और कान। तुम्हें बताया गया था पिछले साल, तत्सम। तत् माने उस, तत्सम और तद्भव दो तरीके के शब्द होते हैं। देशज और विदेशी भी होते हैं। तो तत्सम और तद्भव अभी हम पर देख रहे हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ जाते हैं, उनका रूप नहीं बदलता है, तो उसको हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे दोष, आश्चर्य और कर्म तत्सम शब्द है। और आंखों, गांव और कान तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है वैसा हो गया, मतलब जो शब्द हिंदी भाषा संस्कृत भाषा में थे, लेकिन उनका रूप बदलते 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 थोड़ा आसान होकर दूसरा रूप आ गया है, उसको हम कहते हैं तद्भव। तो ये आंखों, गांव, जैसे आंखों का अक्षी होता है संस्कृत भाषा, गांव का ग्राम होता है, कान का करण होता है। यहाँ पे ये शब्द है, तो ये तद्भव है। ये लोग अपने अपनी श्रेणी में रख लो, ये तद्भव है। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। यस मैम। निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। चलो बोलते जाओ, हम बताते जाएंगे, तुम लोग को भी पता होगा, हम बोलते जाएंगे, तुम लगाते जाना। हाँ, मयूर, मैना, बबूल, कौवा। तत्सम है मयूर, तत्सम मयूर होगा। चलो अगला बोलो। यस मैम। रात जिहावा मतलब जीभ। जीवा, आज चांद। जीवा में जीभ। जीवा बोलो। आ, सौंदर्य फिर से बोलो, जीवा। यस मैम। रात जिह्वा
आग, चांद। तो यहाँ पे जिह्वा है। और तीसरा है बोला काम, जिह्वा जाता पैर। है, लेकिन लिखा जाता है जिह्वा। ठीक है, जिह्वा। और यस लिखा मैम। जाता है जिह्वा, तो उसको कंफ्यूजन जो होते हैं, जिह्वा है, जिह्वा। चलो। ये काम, पैर, हाथ, सूर्य। कान, पैर, हाथ, सूर्य, सूर्य। यस मैम। कोई बच्चा कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, देखते हैं। इसमें तो कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो एडमिट हुआ है, उसका ज्वाइन नहीं हुआ है, इससे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो, सूर्य है उसमें, लास्ट वाले में, उसके बाद पढ़ो। मैम मैम फिर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह को तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। अब आपको तद्भव देखने हैं, आपको वो बताएगी, शब्द बताएंगी वो, आपको उसमें तद्भव ढूंढना है। चलो बताओ। काठ, स्थान, गुण, दोष। सबसे पहला क्या बोला? काठ, स्थान, गुण, दोष। पहले वाला समझ में नहीं आया। काठ, अच्छा तो काठ नहीं, काठ, काष्ठ। काठ होगा, काठ। यस जिसका मैम। मैंने लकड़ी होता है ना, काठ है। काष्ठ से बना है, काठ। हाँ। अगला। मैम फिर अगला है दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। दही। दही पे घेरा लगाओ। क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित। मोर। मोर है ना? यस मैम। मोर पे घेरा लगाओ। फिर है फिर चौथा क्वेश्चन, खंड का के तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख में दिए उनके तद्भव रूपों के में से कीजिए। ठीक है, बोलो पहला शब्द क्या है? अशु। एक साइड के सारे बोल दो तुम पहले। एक साइड के सारे बोल दो। अशु, क्षेत्र, निंद्रा, जिह्वा, अच्छी। हाँ। चलो, अब दूसरे साइड के बोलो, हम बताते जाएंगे। सामने एक लिखे होंगे उसके, जो लिखे हैं बोलो। मैम नींद, आंसू, खेत, आंख, जीभ। निद्रा। उसका निद्रा वाले से मिलान कर लो। आंसू, अश्रु। आंसू को अश्रु से मिला लो। और खेत, क्षेत्र से मिला लो। खेत जो है, क्षेत्र से मिल जाएगा। अगला। यस मैम। आंसू, अश्रु को आंसू से, फिर क्षेत्र को खेत, निंद्रा को नींद, क्षेत्र, हाँ। और जिह्वा नींद का को जीभ, निद्रा। निद्रा, हाँ। और अच्छी को आंख। अक्षी को आंख से मिला लो। हाँ। अक्षी माने आंख होता है। मतलब अक्षी जो है तद्भव है, और आंख तत्सम शब्द है। यस मैम। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। बोलो क्या वाक्य है? मैम का मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। कंटक या मेरे कांटा। पाँव। तो कंटक। कांटा आएगा, कांटा। यस मैम। मेरे पाँव पेड़, में कांटा ही आएगा। और फिर ये पेड़ डैश गिर गए, तो फिर पत्र की पत्ते, तो पत्ते।